हमारी नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता कहे तो हम पढ़ेंगे आज सिटीजनशिप। आज का हमारा सेशन जो होगा वो सिटीजनशिप का होगा, जिसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में नागरिकता जो है भाग आप 2 पढ़ेंगे, और अनुच्छेद की यदि बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 यदि आप देखेंगे तो 5 से 11 के बीच में हमारे देश में, देश के संविधान में नागरिकता का चर्चा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारी भारत में जो नागरिकता है वो भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ, आई थिंक लास्ट क्लास में बताया होगा, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, सिंगल सिटीजन हमारे यहाँ शिप है, यानी हमारे देश में केवल एक नागरिकता होगी। और ये जो एकल नागरिकता का जो विचार है, यह विचार हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है बाबू, ब्रिटेन के जो संविधान है, इस ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि भारत में जो एकल नागरिकता यानी सिंगल जो सिटीजनशिप है, ये कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। पूरे दुनिया में यदि देखोगे ना, तो पूरे विश्व में हम बात करेंगे तो जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका में आपका डुअल नागरिकता है। क्या है? यहाँ पर डुअल नागरिकता है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2 तरह की नागरिकता प्रदान की जाती है। अमेरिका में एक को कह सकते हैं कि देश का अलग नागरिकता होता है और वहाँ की राज्यों का अलग नागरिकता होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या होते हैं, यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया में जो है, हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं होती। ठीक है, राज्य की यदि हम नागरिकता की बात करें तो हमारे देश में राज्य की नागरिकता नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ केवल देश की नागरिकता होती है। तो आप भारत के किसी कोना में चले जाओ, आपको भारत के ही नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है वो एकल नागरिकता का चर्चा करता है कि देश के जो भी हम लोग नागरिक हैं, देश के जो भी हम लोग व्यक्ति हैं, हम सभी भारत के नागरिक हैं। चूँकि हम देखेंगे भारत के संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमने पहले लाइन पढ़े हैं, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के नागरिक की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि भारत में यदि हम नागरिकता की बात करें तो ओवरऑल देखिएगा तो अनुच्छेद यदि हम बात करें तो अनुच्छेद हमारा 5 से लेकर के अनुच्छेद आप 8 तक देखेंगे तो नागरिकता के लिए विशेष कहेंगे, नागरिकता के लिए विशेष वर्ग जो होता है, हम कहेंगे विशेष वर्ग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद यदि आप 5 से 8 पढ़िएगा। वहीं यदि आप देखेंगे तो यदि आप अनुच्छेद 9 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 9 में है कि यदि कोई भी भारत के नागरिक, चलो अंग्रेजी भी हम लिखेंगे, अंग्रेजी भी लिखूंगा। ठीक है, तो यदि हम कहेंगे कि आर्टिकल, ये सभी का अनुच्छेद का इंग्लिश आर्टिकल होता है। ठीक है, तो और सिटीजनशिप का अंग्रेजी हमारा, हिंदी जो होता है नागरिकता होता है, और एकल का मतलब हमारा सिंगल होता है। एकल मतलब हमारा सिंगल सिटीजनशिप होगा। ठीक है, तो भारत की अनुच्छेद यदि 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 एक कहता है, 9th जो होता है एक कहता है कि यदि कोई भी भारत के नागरिक दुनिया के यानी विश्व के किसी देशों की नागरिकता यदि ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कोई भारतीय व्यक्ति यदि दूसरे देश के नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वीकार करता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 कहता है। मतलब इसका मतलब ऐसे समझो, सपोज दैट समवन हैज बीन एडॉप्टेड या समवन एडॉप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ द अदर नेशंस।
it can be defined and insurity to that the citizenship of India which has been cancelled and this person is restricted from Indian citizenship. तो उस व्यक्ति को जो होगा भारत के नागरिकता से उसे क्या कर दी जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा, यानी भारत की जो नागरिकता दी गई है उसे समाप्त माना जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगी। ठीक है। वहीं यदि आप अनुच्छेद, इसमें भी और 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 10 और 11 की बात करते हैं यदि, तो हमारा अनुच्छेद 10 और 11 जो है यह हमारा संसद जो है, यह संसद को विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है कि नागरिकता संबंधित संशोधन करे। मतलब नागरिकता को लेकर के यदि किसी भी प्रकार का हमारा संशोधन यदि होता है तो हमारी संसद अनुच्छेद यानी आर्टिकल 10 और 11 जो होगा, अनुच्छेद 10 और 11 के माध्यम से हमारी संसद जो होगी वह नागरिकता में एक संशोधन करेगी। चूँकि आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ भारत के संविधान में नागरिकता में सबसे पहली संशोधन 1955 में हुआ था, 1955 में हुई थी, और 1955 में चेंजेस पहली बार लाई गई, और अभी तक लगभग देखेंगे तो अभी तक हम लगभग 10 बार इसमें भी परिवर्तन कर लिए हैं। यदि 2019 के अंतिम बार की देखें, क्योंकि 2019 में आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ CAB यानी कैब, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया, CAA जिसको आप बोलते हैं, जिसे आपने देखा होगा दिल्ली के जो शाहीन बाग था वो खूब जला था, काफ़ी देश में विद्रोह हुए थे, विवाद हुए थे, उसके बाद फिर कोविड-19 आया तो शांत हो गया था। आज भी भारत सरकार जो है सिटीजनशिप चार्टर जो है लाना चाहती है। अभी यदि देखेंगे तो पूरे भारत में ऑलरेडी इसको ऐसे लागू कर दिया गया है, पिछले साल मार्च 2024 में ही लागू कर दी गई है। और इसमें विरोध जो था 2019 में लंबी विरोध की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को गलत तरह से कह सकते अफवाह जो र्यूमर होता है, ये र्यूमर फैलाई गई कि भारत से मुसलमानों को भगाया जाएगा। तो ये एक र्यूमर था, क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं उनको कभी भी देश से भगाने की बात नहीं हुई है, बल्कि वहाँ पर हो रहा था कि जो भी अवैध रूप से यानी इलीगल रूप से हमारे इंडिया में जो भी रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या कह सकते हैं और रोहिंग्या हो, वो यदि हमारे देश के अंदर में किसी भी तरह से इलीगल रूप से रह रहे हैं तो उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। उसके अलावा यदि देखा जाए तो हम नागरिकता की बात करें तो इस नागरिकता में आप देखिएगा तो भारत सरकार ने 3 देशों की बात किया था, वह था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 जो देश हैं, 3 देशों में हिंदू जो होते हैं, चाहे हिंदू होता है, चाहे जैन होता है, बौद्ध होता है, सिख होता है, पारसी होता है, ठीक है। तो ये सभी जो 6 धर्म के जो लोग होते हैं, तो ये 6 धर्म के लोग जो होते हैं वह कहीं ना कहीं वहाँ पर माइनॉरिटी में होते हैं, यानी अल्पसंख्यक होते हैं। उनकी सुरक्षा जितनी होनी चाहिए वहाँ की सरकार नहीं करती है। तो भारत सरकार ने कहा कि आने वाले यानी पिछले 5 साल से, यानी 2019 से पिछले 5 साल यानी 2014 हुआ, यानी 2014 से कोई भी व्यक्ति यदि भारत में रह रहा है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक है, और उनका धर्म जो है वो हिंदू हो सकता है, वह बौद्ध हो सकता है, वह जैन हो सकता है, वह सिख हो सकता है, वह पर्शियन हो सकते हैं, ठीक है, और वह क्रिश्चियन हो सकते हैं। तो ऐसे यदि जनसंख्या वह खास तौर पर 3 देशों के नागरिक यदि हैं और वो भारत में पिछले 5 साल से यदि रह रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी दे आर एलिजिबल टू गेट या ऑब्टेन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आइदर दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बिकॉज इन दीज ऑल 3 countries these all the religions या 6 religions whatever I made you understand, these are considered there as a minority community। ठीक है, तो बाबू बेटा सागर समझ में आ रहा है, सागर आना। देखो मैं अंग्रेजी भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा बात ऐसा है ना कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जस्ट यू हैव टू सपोर्ट मी, आप थोड़ा हमें सपोर्ट करो जिससे कि हम बीच बीच आपको अंग्रेजी भी बोलूँ, और यू कैन इमेजिन, यू कैन ऑल्सो वंडर, surprised to make you understand whatever I make you understand। Okay, so now you can also consider whatever I make you understand in English, sometimes other I will also make you understand in English। Okay, so there is no derivations, whatever we are communicating, whatever we are going through the classes, either in Hindi or English, there is no problem and no issue। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो, तो नागरिकता की जैसा कि हम बात करें तो अब हमारा ओवरऑल यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 5 से 8 जो होती है यह हमारा नागरिकता के लिए विशेष वर्ग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो इसमें कहा गया है
कि कोई भी यदि भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता छोड़ दिया और विश्व के अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार किया तो उसे भारत से नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। यानी अब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ही और सी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ 1011 में हमारा जो संसद है, यह संसद को अधिकार दी गई है कि वह हमारा सिटीजनशिप में समय समय पर परिवर्तन करे, उसमें अमेंडमेंट करे या उसमें संशोधन करे। इज इट क्लियर? अब चलते हैं साहब, आगे की बात करते हैं बेटा। तो समझो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यदि हम अपनी संविधान की बात करें तो हमारे यहाँ के संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी पोस्ट्स हैं, पोस्ट का मतलब हुआ कुछ हमारे ऐसे पद हैं, ठीक है, जो हमारा पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संवैधानिक पद है, ठीक है। तो ये संवैधानिक पद जो है वो कहा गया है कि वह केवल भारतीय नागरिक को मिलेगा। किसको? केवल भारतीय नागरिक जो होंगे वह केवल भारतीय नागरिक को ही कुछ पद दिए जाएंगे। इसमें अन्य जो होगा, अन्य देशों के नागरिक को भारतीय पद नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें क्या है, संवैधानिक पद की भी बात हम किया है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा देश का जो राष्ट्रपति होते हैं यानी प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे देश के हमारा उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। हम कहेंगे बाबू कि हमारे देश में राज्यों के जो हमारा गवर्नर होता है यानी राज्यपाल कहेंगे, तो राज्यों का हमारा जो राज्यपाल होता है ये भी हमारा संवैधानिक पद ही, या कह सकते हैं ये केवल भारतीय नागरिक होगा। हमारा जो सर्वोच्च जो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ आप कहेंगे कि हमारे राज्यों में जितने भी हमारे उच्च न्यायालय होती है तो सभी हमारा उच्च न्यायालयों जो हैं, उच्च न्यायालयों के हमारा जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश, ये सभी के सभी जो होंगे भारतीय नागरिक होंगे और इनको इस पद पर लाया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि चाहे हमारे देश के संसद हो या हम कह सकते हैं हमारा विधायक हो, यानी एमपी और एमएलए, इसको एमपी आप पढ़ेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इसको एमएलए बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सभी के सभी जो होंगे भारतीय नागरिक होंगे। उसके अलावा यदि देखा जाए तो हमारा वोट देने का जो अधिकार होगा, यानी कह सकते हैं मतदाता, ठीक है। तो देश के जो मतदाता गण होंगे, ये मतदाता गण भी जो होंगे वो भारतीय होंगे, यानी राइट टू वोट, अंग्रेजी कर देता हूँ, राइट टू वोट यानी वोट देने के अधिकार जो हैं वो केवल भारतीय नागरिक को ही दिया गया है। इज इट क्लियर? उसके अलावा यदि देखा जाए तो चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सभी हमारा देश के नागरिक ही बनेंगे। आगे की बात भी हम करेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल के नाम आपने सुना होगा, तो हमारा अटॉर्नी जो जनरल होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल जो होगा ये भी हमारा भारत का ही नागरिक होगा। इसके अलावा आप कहेंगे कि जो भी हमारा एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, एडवोकेट जो हमारे जनरल होते हैं ये भी हमारा भारतीय नागरिक होगा। तो मोटा मोटी तौर पे आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा संवैधानिक पद होता है वे सारे पद जो होते हैं वो मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है कि वह देश के नागरिक ही होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया? बोलो कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, तब हम आगे की बात करूँगा। तो ये ओवरऑल सभी हमें याद करना है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अब यदि आप अमेरिका के संविधान यहीं पर देखें तो यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान में स्पष्ट किया गया है। अब संविधान में हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पर यूएसए अमेरिका का लेते हैं और एक हम अपना भारत इंडिया को लेते हैं। तो ये सभी जो हमने पद की बात किया, ये सभी पदों को लेकर के यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, मतलब आप समझिए कि सब पद की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पद जो हैं, ये सभी पोस्ट के लिए यदि आप इंडिया और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस को आप पढ़िएगा तो स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका के संविधान कहता है कि जन्म से नागरिक अमेरिकी होना चाहिए, जन्म से अमेरिकी नागरिक होनी चाहिए, अमेरिकी नागरिक होनी चाहिए इस सारे पद के लिए, ठीक है, अमेरिकी नागरिक होनी चाहिए। इस पद में देखेंगे तो वहाँ पर संविधान में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन भारत के संविधान में देखिएगा तो देश के भारतीय संविधान में लिखा हुआ है केवल भारतीय नागरिक, केवल भारतीय नागरिक। अब ये भारतीय नागरिक जन्म से होंगे या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से होंगे या अन्य क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किस रूप में होंगे, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होंगे, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से होंगे, कह सकते हैं कि बाय बर्थ होंगे, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन केवल अभी तक हम ये कह सकते हैं
कि सभी जितने भी पद हैं यानी पोस्ट हैं, ये सभी पे जो भी आज तक भारतीय बने वे सारे जन्म से ही भारतीय बने हैं। ठीक है, जन्म से ही भारतीय बने और जन्म उनकी भारत में ही हुई है और उनके माता पिता भी भारतीय रहे, उनके पूर्वज भी भारतीय रहे। अब ऐसे लोगों को ही अभी तक के इतिहास में देखा जाए तो ये सभी पोस्ट अभी तक भारत को मिला है। इज इट क्लियर? बोलो भैया, सबको समझ में आ गया? ये पूरी क्लियर स्पष्ट हो गई तो आपसे ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से जवाब बना दोगे। चले आगे। अब हम लोग अनुच्छेद, यदि हम 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 5 जो होता है वो हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 से 8, जैसा कि हमने बताया कि अनुच्छेद 5 से 8 जो होता है हमारा विशेष वर्ग के प्रावधान करता है। तो अधिवास द्वारा यदि हम अनुच्छेद 5 की हम चर्चा करें तो अब हम एक एक करके चर्चा करता हूँ। तो देखो, हम यदि अनुच्छेद 5 की बात करें तो हमारा अनुच्छेद जो 5 है यह कहता है कि यदि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हो, ठीक है, आप यदि भारत के नागरिक बनना चाहते तो अनुच्छेद 5 कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ होने की जो तिथि थी, यानी 26 जनवरी 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा संविधान जरूर कहता है कि प्रारंभ होने के समय यदि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र या भारत के किसी भी क्षेत्रों में आप यदि रिसाइड करते हैं, रिसाइड का मतलब होता है कि यदि आप अधिवास करते हैं तो आपको भारत के नागरिक माना जाएगा। समझ में आया? यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अधिवास का इंग्लिश होता है रिसाइड, अधिवास कर रहे हों या संविधान लागू होने की तिथि से, यानी ये हो गया 26 जनवरी 1950, तो संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष पहले से अधिवास कर रहे हों तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तब आपको भारत के नागरिक माना जाएगा। अब हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, और 26 जनवरी 1950 से पहले यानी हम 1945 भी कह सकते हैं। तो यदि आप 1945 से भारत के किसी भी क्षेत्रों में आप यदि रह रहे हों तो आप भारत के नागरिक होने के लिए योग्य हैं, भारत की आपकी नागरिकता मिलेगी। अब अधिवास द्वारा यदि हम नागरिकता की बात करें तो कम से कम आपको कुछ चुनौतियों को पूरा करना होगा। ठीक है, अब यदि हम ये रिसाइड की बात करते हैं तो ये रिसाइड के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। और ये रिसाइड में दिया गया कि रह रहे हों फिर भी आपको कुछ चुनौतियां रखी गई कि आपको कुछ चुनौतियां जो होगा वो आपको पूरा करना होगा, और यदि वो चुनौतियों को आप फुलफिल करते हो तो आपको भारत के नागरिक माना जाएगा। यदि आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी वह भारत के राज्य क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र के किसी भागों में जन्मा हो, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी वन हु बर्थ इन इंडिया एंड इट्स टेरिटरी या एरिया कह सकते हैं। तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में यदि उसकी जन्म हुई होगी तो भारत जो होगी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, यदि इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसके माता पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय हम कह सकते हैं कि यदि वो भारत का नागरिक रहा हो या भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, उनके या उसके माता पिता में से कोई भी
भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो भी उन्हें भारत के नागरिक माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है, और वह तीसरा पॉइंट आपको कहा गया कि हमारा संविधान लागू होने की तिथि से ठीक 5 साल पहले से यदि वो भारत के किसी भी क्षेत्रों में अधिवास कर रहा हो तो उसे भारत के नागरिक माना जाएगा। यानी संविधान लागू होने के तिथि से 5 वर्ष पहले से देश के किसी क्षेत्र में अधिवास कर रहा हो तो भी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के नागरिकों के बारे में यह स्पष्ट कर दिया गया कि वैसे व्यक्तियों को भारत के नागरिक जो है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत उसे माना जाएगा। वन हु रिसाइड्स इंडिया अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इस विशाल देश में कहीं भी यदि वो रह रहा है, भारत के कहीं भी भूभाग पर उसका जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या जिस दिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इससे पिछले 5 साल यानी 1945 से यदि वो भारत के किसी क्षेत्र में रह रहा हो तो वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब यहीं पर संशोधन आगे हम करेंगे 55 में, क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो भाई अब पाकिस्तान के जो लोग होंगे आतंकवादी हो, वो भी भारत के किसी क्षेत्र में बच्चा को जन्म दिला देगा ला करके। तो ऐसे परिस्थिति तो जितने बच्चे जन्म लेंगे, चाइना भी आके भारत के क्षेत्रों में जन्म दिला देगा। तो सब लोग लगातार ऐसे आकर के बच्चों को भारत के क्षेत्र में जन्म दिला देंगे, तब तो भारत के नागरिक बन जाएंगे साहब। तब तो जन्म के आधार, क्योंकि पूरे दुनिया में यदि देखा जाए तो यदि हम विश्व की बात करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ जाओ कि विश्व में यदि देखा जाए तो हम विश्व में हम कहेंगे कि केवल जन्म के आधार पर जो नागरिकता दिया जाता है वो देने वाला देश अमेरिका है। इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल आपने अमेरिका के क्षेत्रों में जन्म ले लिया, आप अमेरिका के नागरिक माने जाओगे, ठीक है। और केवल धर्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी, और वो देश का नाम है इजराइल। यानी केवल आपने कहूँ भी यहूदी यदि आप हैं, दुनिया के किसी कोना में आप रहिए और यहूदी यदि हैं, तो आप एक कन्फर्म रहिए कि आपको इजराइल की नागरिकता मिलेगी। तो केवल धर्म के आधार की बात करें तो केवल धर्म के आधार पर नागरिकता जो मिलती है वो आपको इजराइल में मिलती है, और केवल जन्म के आधार पर नागरिकता की बात करें तो वह देश अमेरिका है। इज इट क्लियर? तो 2 आपकी नागरिकता की पार्ट हो गई। अब अनुच्छेद पाकिस्तान से प्रव्रजन कर करके आए व्यक्तियों की नागरिकता की चर्चा किया गया है। अब आगे यदि हम अनुच्छेद 6 की बात करें, फटाफट आइए, तो अनुच्छेद हमारा 6 जो है इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए नागरिक। चूँकि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत 2 भूखंडों में बदलाव हुआ या बदला, तो एक तरफ पाकिस्तान बन गया और एक तरफ हमारा भारत बन गया, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था और एक हमारा भारत का क्षेत्र बन गया, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पाकिस्तान से मान लिया जाए भारत आ गया, कहा कि नहीं हम भैया भारत में ही रहेंगे, हम भारत की ही नागरिकता स्वीकार करेंगे, हमारा जो प्रेम है ये हमारा प्रेम भारत के साथ रहेगा। तो वैसे व्यक्तियों को भारत की जो नागरिकता दी जाएगी, यह नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आए थे उस जमाने में, उस समय की बात है, तो जो भी पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आए थे
वे सभी को कहा गया कि अनुच्छेद 6 के तहत उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब इसके बारे में भी यदि देखेंगे तो इसमें भी आपका थोड़ा सा संशोधन करने के लिए मिलेगा। अब होता है कि पाकिस्तान से भी कौन, तो यहाँ पर एक डेडलाइन रखा गया था कि यदि कोई भी पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ गया हो तो उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यानी यहाँ पर यदि हम चुनौती की बात करें तो चुनौती दो चीज को याद करना है, ठीक है। एक हुआ कि यदि कोई पाकिस्तानी जो है 19 जुलाई, ठीक है, 1948 के पहले 48 के पहले भारत आ गया हो तब भी इसको भारत की नागरिकता मिलेगी। या कह सकते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो कौन, तो ये दोनों चुनौती है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पहले तो भारतीय थे ना। तो मान लिया जाए कि कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले ही से भारत में रह रहा है, ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, जैसे आज़ाद हुए उसी भाग के आ गया कि ना रे भाई पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, प्राण ले लेगा, आतंकवाद देश है ना। तो ऐसे व्यक्ति, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद की बात करें तो कोई भी व्यक्ति यदि भारत में पाकिस्तानी आ गया है तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, नो प्रॉब्लम, उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि सर ये 19 जुलाई 1948 क्यों, तो बेटा 19 जुलाई 1948 को हमारा अनुमति पत्र पर की प्रणाली शुरू की गई थी। क्या था? अनुमति पत्र की प्रणाली। ये हमारा डेट जो था ये था हमारा अनुमति पत्र की प्रणाली जो थी ये हमारा इसी दिन शुरू हुआ था। अंग्रेजी क्या होगा, तो इसको हम कह सकते हैं परमिट जो हमारी सिस्टम थी, ये परमिट सिस्टम वाज इस्टेब्लिश, या कह सकते हैं स्टार्टेड। तो 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू किया गया था भारत और पाकिस्तान के लिए कि अब दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों में जाने के लिए उन्हें नत्थी वीज़ा की आवश्यकता होगा। बिना कोई लिखा पढ़ी कागजात का दोनों क्षेत्र की जनसंख्या कभी भी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। और कह सकते यह डेडलाइन इस दिन से हम कहेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर दी गई थी। क्लियर हुआ? और यही कारण है कि 19 जुलाई 1948 एक हमारा डेडलाइन बनाई गई कि इससे पहले और इसके बाद यदि कोई भी पाकिस्तानी भारत में शिफ्ट कर गया और भारत की इंटीग्रिटी में विश्वास हो गया, भारत को ही भारत माता मानने लगा, तो वैसे सारे पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 6 कहता है। इज इट क्लियर? बोलो भैया कि हाँ या ना, दो ही चीज बात पूछेंगे हम आपसे। क्लियर हो गया? अब हम लोग अनुच्छेद 7 देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 7। इसमें होगा पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले। अनुच्छेद 7 में होगा पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले, पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले, इसको हम फिगरेटिव बताएंगे, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। प्रवचन करने वालों की नागरिकता, देखो जैसे इसका फिगर समझो, जैसे हमारा यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, तो चलो इंडिया के कलर हम भारतीय कलर कर देता हूँ, भगवा रंग, ये है हमारा इंडिया, और इधर कर देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अब मायने सी बात है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति रहा होगा जिसको ऐसा लगा होगा कि भाई हम क्यों नहीं पाकिस्तान में चल जाते, नहीं भारत हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है जो भारतीय था लेकिन जाकर के पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद इसको लगा कि नहीं पाकिस्तान बहुत डेंजरस जगह है, तो यह व्यक्ति फिर कहेंगे हमारा इंडिया में आ गया, ठीक है, यानी गया पाकिस्तान फिर आया हमारा इंडिया। क्लियर हुआ?
यानी पाकिस्तान को हमने प्रव्रजन कर गया, यानी पाकिस्तान को हमने माइग्रेट कर गए, और फिर पाकिस्तान से हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने माइग्रेट कर गए। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर हम पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए और यहाँ पर इंडिया को फिर हम क्या कर दिए, रिटर्न कर गए। ठीक है, तो अब ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसके लिए कहा गया कि इसके लिए अनुच्छेद 7 रहेगा। अब ऐसे व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो भारत के छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर पाकिस्तान में उनको मन नहीं लगा और भारत आ गए। इज इट क्लियर? तो ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें यही बस स्पष्ट कर दिया गया कि प्रव्रजन यदि वो भारत के नागरिक कर गए तो उन्हें एक अस्थायी रूप से भारत की नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 7 में उनके प्रावधान किए गए। इज इट क्लियर? बोलो बहुआ। अब अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, यानी कह सकते हैं न तो भारत में रहा न पाकिस्तान में रहा, वो एकदम दोनों देश को छोड़ करके अन्य तीसरे देशों में चले गए, और वह व्यक्ति यदि कहता है कि हमें भारत की नागरिकता दीजिए, तो उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? तो जी हाँ है। तो हम कहेंगे, यदि बाय द वे आपसे क्वेश्चन है पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है, तो कहेंगे भारत से बाहर। ठीक है, यानी अनुच्छेद डायरेक्ट हम 8 की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर, भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए समझा रहा हूं। भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? इंडियन ओरिजिन व्यक्ति होंगे। ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन्स होंगे, यानी जिनका एंसेस्टर जो होगा, जिनका फोरफादर जो होंगे वह पहले भारतीय थे, लेकिन समस्या क्या हुआ कि जब आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले की बात करें, यहाँ दोनों टर्म देते हैं, आज़ादी के समय या कह सकते हैं आज़ादी के समय ही और आज़ादी के पहले। ठीक है, या कहेंगे आज़ादी के पहले कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मान लियो कमला हैरिस के नाम सुना है। ठीक है, तो जो कैमला हैरिस हैं, या आपने सुनीता विलियम्स के नाम सुना होगा, तो जैसे सुनीता विलियम्स हैं, ठीक है, ये इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी नागरिक मतलब समझते हैं क्या होता है? तो भारतीय मूल का मतलब हुआ कि वर्तमान में यदि देखा जाए, इसका मतलब समझो, तो वर्तमान में ये भारतीय नहीं है, वर्तमान में इन्हें भारतीय यदि देखा जाए तो नहीं है, बल्कि वर्तमान में अमेरिकी हैं। भारत की नागरिकता इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन देखो तो इनका जो भी खानदान है, यानी इनका जो भी फोर फादर रहे हैं, फोर फादर या कह सकते इनका जो भी एंसेस्टर रहे हैं, ठीक है, तो इनका एंसेस्टर जो रहे वो भारतीय रहे। ठीक है, इनका खून का रिश्ता हमारा भारत के साथ है। तो ऐसे व्यक्ति जो न तो पाकिस्तान में रहा न भारत में रहा, वह दुनिया के किसी अन्य देशों में जाकर रहने लगा, तो प्रश्न होता है कि क्या वो भारत के नागरिक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसके लिए देश के संविधान कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले वो भारत को छोड़ के कोई अन्य देश में जाकर शिफ्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी, और वह मिलेगा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। क्लियर हो गया? पता ही होगा कि अक्षय कुमार भी भारत की नागरिकता छोड़े थे, फिर बाद में जाके भारत की नागरिकता उन्होंने दोबारा ले लिया, कनाडा के बीच में नागरिकता ले लिए थे कि उनका मूवी जो था हमारा इंडिया में बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, और इसको लेकर के उन्होंने इसमें संशोधन किया था। सबको क्लियर हो गया? तो अब इस आधार पर देखिएगा, तो इसमें हमारा जो भी एम्बेसी होता है या हमारी भारतीय दूतावास होती है, भारतीय दूतावास के जो IFS ऑफिसर होते हैं, कंसुलेटर डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, उनके जो बाल बच्चे होंगे या भारत में अमेरिकी एम्बेसी के बच्चे जो जन्म लेंगे, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। पहले बात को समझना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम एक्सेप्शन थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो कन्फर्म नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे हमारा क्या होता है, जो हमारा एम्बेसी होता है, ठीक है, जो हमारा एम्बेसी होता है,
तो जो हमारा एम्बेसी जो होता है साहब, इसमें जैसे मान लिया जाए कि अमेरिकी एम्बेसी जो है, तो अमेरिकी ऑफिसर एम्बेसी के जो हैं, इनके बच्चा मान लो कि भारत में इनका बच्चा जो हुआ जन्म लिया, बच्चा जो जन्म लिया वो आपका भारत में हुआ, इसको भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। उसी तरह भारत के कोई ऑफिसर के बच्चा जो होगा वो चाइना में जन्म ले लेगा, तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा का नागरिकता खत्म हो जाएगी, वह व्यक्ति वह बच्चा भी भारत के नागरिक रहेगा, उनके माता पिता भारतीय हैं। और दूसरी बात होता है कि उनके पिताजी जो हैं भारत सरकार की सेवा के लिए, देश की भारत माता की सेवा के लिए विश्व के अन्य देशों में सेवारत हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी हमारा कॉन्सुलेटर डिपार्टमेंट होता है या हमारे भारत का जो डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, तो हमारे देश का जो भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप यह अध्ययन करें कि जो भी फॉरेन या एम्बेसी के लोग होते हैं उनके बच्चों को भारतीय एम्बेसी के बच्चों को भारतीय नागरिकता रहती है, और भारत में जो विदेशी एम्बेसी के बच्चे जन्म लेते हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। दोनों क्लियर हो गया? आप लोग बताइए तो पहले कि हाँ सर क्लियर, तब ना आगे बढ़ेंगे। बोलिए। अब ये तो आपका अनुच्छेद सब हमने क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेट हमें कुछ पॉइंट को समझना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर की बातों को समझना होगा। जैसे हमारे यहाँ नागरिकता अधिनियम 1955 आई है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। 1955 इसलिए लाई गई कि मान लिया जाए, जैसे हमने पहला अनुच्छेद में पढ़ा 5 में कि भारत में यदि आपने जन्म ले लिया तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो प्रश्न होगा कि कोई पाकिस्तानी बच्चा को भारत में जन्म दिला दिया, मान लो अफगानिस्तानी भारत में जन्म दिया है, तो क्या उनके बच्चे भारत के नागरिक हो जाएंगे? तो ये सारे को समय समय पर बदलाव किए गए। जैसे भारत की ही बात करें तो भारत में पिता के नाम पर ज़्यादातर भारतीयों को नागरिकता मिलती थी। भारतीय यदि कोई भी विदेशी महिला से शादी कर लेते तो भारत की नागरिकता चली जाती थी। तो ये सभी को लेकर के इसमें बदलाव किए गए, और यही कारण है कि आज आए दिन आप देखिएगा तो खूब भारतीय जो हैं वे विदेशी महिलाओं से शादी विवाह कर रहे हैं। तो भारतीय लड़कियां भी विदेशों में शादी कर रही है, और भारतीय महिलाएं जो हों वो भी अपने भारत की नागरिकता मांग रहे, अपने बच्चों को भी नागरिकता दिला रही है। तो अब ये सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955, ठीक है। तो जो 1955 का जो हमारा अधिनियम रहा है, तो 1955 के अधिनियम लाने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये था कि इसमें साहब ये, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि इसके माध्यम से हमें समय समय पर हमने परिवर्तन किया है कि कब किसको नागरिकता मिलेगी और नागरिकता कब किसको जाएगी। तो हमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसके अंतर्गत 5 कॉन्सेप्ट रखी गई है। कितने? 5 कॉन्सेप्ट को रखी गई। लेकिन हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से आप कहेंगे, इसके माध्यम से समय समय पर नागरिकता प्राप्ति हेतु संशोधन किए गए हैं। अब वर्तमान के यदि परिदृश्यों को देखें तो अभी तक हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक टोटल 8 बार, ठीक है, इस ऐसी कर लेंगे, इस अधिनियम में यानी इस एक्ट में अभी तक 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं या संशोधन किए गए हैं। किसमें? तो हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो अभी तक 1955 के यदि हम अधिनियम की बात करें तो इसमें अभी तक टोटल यदि हम बात करें तो इसमें टोटल अभी तक 8 बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। जैसे 1955 तो था ही, तो 1955 में ये आया, इसमें पहली संशोधन 1957 में हुआ, यानी 1957 में इसमें पहली बार संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। दूसरी बार यदि देखेंगे तो इसका जो संशोधन था यह 1960 में हुआ, 1986 में हुए, 1992 में हुए, 2003 में हुए, 2005 में हुए, ठीक है, 15 में हुए, 2019 में हुए, इस तरह से इसमें संशोधन हुए हैं।
तो आप करेंगे 1960 हुआ, फिर 1985 86 यानी 86 या ज़्यादा आप याद रखेंगे तो 1986 में किया गया, उसके बाद इसमें 1992 में किया गया, देन आफ्टर आप देखेंगे तो इसमें 2003 में भी कर दी गई, देन 2005 में आप देखिएगा या तो 2005 में भी कर दी गई, और लगातार इस तरह से अभी तक टोटल देखेंगे तो अंतिम रूप से आप 15 में भी देखा, 19 में भी देखा, और अंतिम हम 2015 करके अंतिम रूप से हम कर देते हैं कि 2019 में इसको संशोधन कर दी गई, जो कि ये सबसे बड़ा विवाद का कारण रहा। पूरे देश में कह सकते हैं अफरा तफरी जैसे जो माहौल थे वो अफरा तफरी जैसे माहौल तैयार कर दी गई, और इस तरह से हम कहेंगे कि इस अमेंडमेंट माध्यम से हमारे भारत में नागरिकता प्राप्ति करने हेतु समय समय पर सरकार इसकी विभेद करती है, समय समय पर सरकार इसको रिफॉर्म करती है, यानी बदलाव करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। तो इस तरह से जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 है, यह 1955 के अधिनियम के माध्यम से भारत की नागरिकता लेने के लिए हमारे पास 5 तरीका है। कितने हैं? तो 5 तरीका से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले स्लाइड में बल्कि हम कर दूं या यहीं पर करता हूं, फिर हम आगे बताऊंगा। तो हम कहेंगे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि हैं। 5 विधि हैं। सबसे पहला यदि देखा जाए विधि तो जन्म से, ठीक है, यानी जन्म से का अंग्रेजी होगा बाई बर्थ। दूसरा होगा वंश से, यानी बाय डिसेंट। तीसरा होगा, हिंदी में उसको, अंग्रेजी में इसको हम लोग नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप इसको देखिएगा तो आई थिंक इंग्लिश में इसको क्या उसको बोलिएगा, मैं हिंदी अच्छा बता देता हूँ, अंग्रेजी ही पहले कर लेता हूँ। पंजीकरण द्वारा इसका इंग्लिश हो जाएगा बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा आपका हो जाएगा देशीकरण द्वारा। फिर इसको समझाऊंगा। देशीकरण का मतलब होगा बाय नेचुरलाइजेशन। और अंतिम जो होगा वह होगा किसी भी देश की जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र को यदि आप अधिग्रहण करते हैं, ठीक है, अधिग्रहण का मतलब आप कह सकते हैं यदि किसी भी देश की जो जमीन है, भूभाग है, उस भूभाग को यदि मान लिया जाए कि भूमि का आप अर्जन करते हैं, यानी एक्विजिशन ऑफ लैंड कह सकते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं भूमि के अर्जन द्वारा। अंग्रेजी होगा बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की नागरिकता कितने तरह से लिया जाता है, तो 5 तरीका है, और इस 5 तरीका से हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कितने हैं? तो 5 तरीका है। एक है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण, चौथा देशीकरण, और 5वां भूमि अर्जन। तो ये 5 ऐसे हमारे पास तरीका हैं जिसके माध्यम से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। बाबू लोग जल्दी से बोलो, यहां तक क्लियर है? बी फास्ट। यहां तक सबको क्लियर? जस्ट टेल मी एवरीवन गॉट इट। देखो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपको पूरी की पूरी समझ में आ रही है? बोलो, क्या पॉसिबल है कि हम समझ सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो ये 5 हमारी तरीका है, और इस 5 तरीका से हम भारत की नागरिकता को एडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक चीज़ों को हम थोड़ा समझा देता हूं, अच्छे से समझिएगा। तो पहला हम हैशटैग रखते हैं बाई बर्थ, ठीक है, बाई बर्थ का मतलब हमने लिखवाया जन्म से, ठीक है। अब देखो जन्म में भी चेंजेस किए हैं, क्योंकि हमने बताया कि यदि 26 जनवरी 1950 उसके बाद भारत के क्षेत्र में कोई भी जन्म लेगा तो भारत का नागरिक हो, तो पाकिस्तानी क्या चाहेगा? भारत में बच्चा को जन्म दिलाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो हमारा बाई बर्थ की यदि बात किया जाए
तो बाय बर्थ में हमारा दो कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है, या पहले अभी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें रखा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, यदि किसी बच्चा का भारत में जन्म होता है, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि देखेंगे उसका जन्म होता है, और उसका माता एवं पिता की यदि बात किया जाए तो माता एवं पिता में से कोई भी यदि भारतीय नागरिक है तो उस बच्चा को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहला क्या होगा, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, जन्मा हो और उसके माता पिता या कोई एक भी जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो, यानी इस दिन तक बच्चा के जो जन्म हो रहा है, जन्म के समय 26 जनवरी 1950 के बाद उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक यदि भारतीय नागरिक है तो जन्म होगा। अब इसमें एक्सेप्शन में दो चीज़ हो गया, ठीक है, कि जो भी हमारे विदेशी जो हमारा एम्बेसी होते हैं, तो पहला कि यह विधि वहाँ पर लागू यदि हम कहेंगे तो वहाँ पर लागू नहीं होगी। जहाँ हम कह सकते हैं कि जो जन्म के समय आप कह सकते हैं शिशु का पिता किसी दूसरे देश की बात करें कि किसी दूसरे देश का या शत्रु देश का राजनयिक हो, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में हम कह सकते हैं पहला कि जैसे शत्रु देश जो होते हैं, शत्रु देश के नहीं होना चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। दूसरा याद रखना है कि विदेशी दूतावास के ऑफिसर्स के बच्चों को नहीं, जबकि तीसरा भारतीय दूतावास के ऑफिसर्स के बच्चे किसी देश में पैदा होने पर भी भारतीय नागरिक होंगे। तो ये चीज़ों को आपको स्पष्ट करना होगा। ये दो चीज़ हमें स्पष्ट कर देना है कि शत्रु देश के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अब शत्रु में जानवे करते हैं कि पाकिस्तान एक है, ठीक है, उसके बाद चिंग चोंग चीन को जानते हैं, इसमें आप अफ़गानिस्तान को भी डाल लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश को भी अब डाल लीजिए, ठीक है। तो ये सभी जो देश हैं, ये सभी देश के नागरिकों को भारत में जन्म के आधार पर भी इनको भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगा। तो भारत के किसी भाग में वो जन्म लिया हो, है ना, और लेने वाले बच्चे हों, तो शत्रु के यदि बच्चे हैं, शत्रु राष्ट्र के यदि बच्चे हैं, तो किसी भी कारण से कुछ भी हो जाए उन्हें हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे। समझ आ गया? इज इट क्लियर और नॉट? तो शत्रु देश में ज़्यादातर हम लोग को दिमाग में सेट है पाकिस्तान और चाइना। तो ये सभी देश के जो नागरिक होंगे इन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। तो ये आपका जो हुआ, ये अनुच्छेद आपका जो हो गई, यह अनुच्छेद इसमें आप कह सकते हैं कि जन्म के आधार की जो चर्चा हुई इसमें हमारा कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरा यदि हम बात करते हैं बाबू, तो दूसरा हमारा वंशाधिकार या कह सकते हैं वंश के आधार पर, ठीक है। तो हमारा वंश के आधार पर यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट हमारा क्या कि वंश के आधार पर क्या होगा। तो देखो वंश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम यदि देखते तो बाई बर्थ का मतलब हुआ, बाई बर्थ, यानी इसको कह सकते हैं बाई सॉइल। बाई बर्थ का मतलब आप क्या कहेंगे, तो बाई बर्थ का मतलब आप कहेंगे बाई सॉइल, ठीक है। तो जो बाई सॉइल हमारा होता है, यानी जो मिट्टी से हमारी लगाव होती है,
तो वैसे व्यक्तियों को कहा गया कि जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनको भारत की नागरिकता की बात की गई। अब हम यदि दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा हमारा है बाय डिसेंट, यानी वंशानुगत या वंश के आधार पर, ये है ना। दूसरा है वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर यानी हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय डिसेंट। तो जो बाय डिसेंट हमारा है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, बाय डिसेंट का मतलब पहले समझिए। बाय डिसेंट का मतलब होता है बाय ब्लड। बाय ब्लड यानी जिसके साथ हमारा खून का संबंध है, समझाया, जिनके साथ हमें खून का संबंध है। मतलब कह सकते हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि 26 जनवरी या 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति या जन्म लेने वाला बच्चा वो भारत के अलावे दुनिया के किसी देश में जन्म लिया हो, उसके माता पिता दादा दादी परदादा परदादी छरदादा छरदादी, इतना याद करो, कोई भी यदि वो भारत के नागरिक रहा हो तो वैसे सेंस में उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। समझ आया? तो इसमें हमें देखना है कि वो जो जन्म लिया था, जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी यदि भारत का नागरिक रहा हो तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो फिर वही हम रखेंगे, डेडलाइन होगा फिर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर या के बाद जन्म लेने वाला बच्चा, जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों, भारतीय नागरिक हों। तो वैसे बच्चों को, वैसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि जन्म के समय यदि देखा जाए तो माता। अब होता है कि ज़्यादातर इतिहासों को देखोगे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पिता की नागरिकता पर बच्चों को नागरिकता दी जाती थी, लेकिन 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शुरुआत हुई। यानी 1992 से पहले, यदि 1992 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चों की जो नागरिकता दी जाती थी, यह बच्चों की नागरिकता उसके पिता के नागरिकता के आधार पर होता था। यानी वह बच्चा का पिता भारतीय है तो भारत के नागरिक बच्चा बन गया। ये दौर 1992 में तब आया क्योंकि इस समय हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल की दुनिया में आ गए थे, वैश्वीकरण की दुनिया आ गई थी, और भारत की जो बेटियां थी, लड़कियां थी, ये भी विदेश में डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और उस दौरान ये विदेशी नागरिकों से शादी कर ले रहे थे। तो मैंने से जो संतान उत्पत्ति होती थी, जो लड़का या लड़की बच्चे जो जन्म लेते थे, अब उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलता था। तो ये सारी जो लड़कियां थे जो विदेशी नागरिकों से विदेश में शादी किए, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में रखा, अपने वक्तव्य रखा, अपना विचार रखा कि साहब हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। हमारे माता पिता भारतीय थे, हमने भारत में जन्म लिया, हमने पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए, हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए, वहाँ शादी कर लिया। तो इसका मतलब क्या कि पुरुष किसी भी विदेशी महिला से शादी करेगा, उसके बच्चा भारतीय नागरिक होगा, और हम एगो महिला हैं,
और हमने विदेशी नागरिक से शादी कर ले तो क्या हमें भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी? क्या हमारे बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया, कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद 1992 में यह आया परिणाम कि माता की नागरिकता यानी मदर की जो सिटीजन होगी, वो मदर की सिटीजनशिप पर भी उनके बच्चों की भारत की नागरिकता दिया जाएगा। और इस समय से हम कहेंगे कि भारत में माँ की नागरिकता पर बच्चों की नागरिकता देने की शुरुआत हो जाती है। क्लियर हुआ? अब यही है कि बस वो बच्चा जो जन्म लेगा उसको कॉन्सुलेटेड डिपार्टमेंट में जाके रजिस्ट्रेशन करा देना होगा। ठीक है, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फिर समस्या कहीं ना कहीं विकराल आपको बन जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, अब भारत में यदि जन्म लेने वाला बच्चा की बात किया जाए तो हो ही गए। अब होता है कि जैसे मान लिया जाए, इमेजिन करते हैं कि यदि हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? तो यदि आपसे पूछता है कि माता की नागरिकता के आधार पर भारत में बच्चों की नागरिकता की शुरुआत कब से होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि सर इसकी शुरुआत तो सर हमको बताया थे कि 1992 में ऐसा हुआ था। क्या? आगे की बात करते हैं। अब यदि तीसरा की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन है, फटाफट देख लेते हैं। तीसरा आपका बाई रजिस्ट्रेशन है, खत्म हो जाएगा तुरंत, छोटा टॉपिक है। तो बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। ये रजिस्ट्रेशन में क्या है कि देखो, कोई भी बच्चा का यदि जन्म देश से बाहर हुआ है, मान लो किसी भी बच्चा का जो जन्म जो है देश से बाहर हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो भारत का हम कह सकते हैं नागरिक नहीं है और वो भारत के नागरिक बनना चाहता है, टेंशन लो, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे हमारा जो भारत सरकार के जो कॉन्सुलेटेड डिपार्टमेंट जो होती है, तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने हेतु उसे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा, तो उसे पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, और ये भी याद रखना कि यदि कोई भी व्यक्ति देश से 7 साल तक लगातार यदि आप गायब हो जाते हो तो तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए भविष्य में विश्व में रहना, दुनिया में रहना, लेकिन 7 साल से पहले देश में आ जाना। ठीक है, तो इस समय रखा गया कि लगातार 5 से 7 वर्षों तक आपको रहने का प्रमाण देना होगा। लगातार 5 से 7 वर्ष या वर्षों तक भारत में रहने का प्रमाण देना होगा, तब जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी और आप भारत के नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को 2019 के अधिनियम की बात करें तो इसी में आप नोट करके समझ जाओ। तो इसी में संशोधन किया गया है 2019 में। देखिएगा तो जो 2019 का हमारा CAA जो 2019 आया है, इसी में संशोधन है कि यदि आप 2019 में आया, पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे हों और आप जो हैं 3 देश में से किसी देश का नागरिक हो, चाहे वो नापाक देश हो जिसको पाकिस्तान कहते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, या कह सकते हो बांग्लादेश हो। क्योंकि यहाँ पर में जो माइनॉरिटी जो होते हैं, 6 धर्मों की हम बात करेंगे, तो ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर 6 धर्मों के जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत गलत कार्य किए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि जो भी ये माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये 6 धर्म के जो लोग होते हैं उनको कहा गया कि चाहे कुछ भी हो, ऐसी हालात में यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हिंदू, ध्यान देना, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और एक रहेगा हमारा क्या इसको कहते हैं, पारसी।
प्रशियन। तो ये 6 धर्म के, बल्कि मैं लिख ही देता हूं, तो यदि ये 3 देश से आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और पिछले 5 साल से देश में रह रहे हैं, यानी 2014 से रह रहे हैं, और धर्म की बात किया जाए तो पहला होगा हिंदू धर्म, दूसरा होगा जैन, तीसरा होगा बौद्ध, चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पारसी, ठीक है, पांचवा जो हो जाएगा वो होगा सिख, और छठा जो हो जाएगा वो ईसाई। तो यदि ये 6 धर्मों के नागरिक कोई है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ता है और पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो इसी को संशोधन की गई 2019 में, जिसको लेकर के आपने देखा कि बहुत बड़ा बवाल काटी गई। समझ में आया? बहुत बड़ी जो बवाल थी, ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं बवाल यहाँ पर देश में काटी गई, और पता नहीं क्या क्या देश में घटनाओं को अंजाम देने की हर संभव कोशिश किया गया। तो ये आपका जो था, ये आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट रहा। देसीकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा देसीकरण, नेचुरलाइजेशन भी समझ जाओ। उसके बाद कुछ ज़मीन पे बात करेंगे। तो देखो, बाई हमारा नेचुरलाइजेशन जो होता है, ये नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देशीयकरण। तो बाई नेचुरलाइजेशन में होता है कि उसी देश के नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी जिस देश में भारतीयों को नेचुरलाइजेशन के आधार पर दिया जाता है। दूसरी बात कि इसमें आपको पहली बार उसी को मिलेगा, कुछ चैलेंजेस हैं कि आप भारतीय जो हमारा संविधान है, ये भारतीय संविधान में आपको आस्था होनी चाहिए, यानी विश्वास होनी चाहिए। ध्यान देना, भारतीय हमारी जो चाहे राष्ट्रीय हमारा गान हो, ठीक है, राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, ये इसमें आपका विश्वास यानी आस्था हो, आप सम्मान से देखते हो। भारत के संविधान के अनुसूची, ठीक है, या अनुसूची 8 में देखा जाए तो हमारा टोटल 22 भाषा है। ये 22 भाषाएं में से किसी एक भाषा, ध्यान देना, किसी एक भाषा का संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञान हो तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक लाइन और फिर नोट लिखेंगे जो भी हमने लेक्चर में दिया, उसी देश के नागरिकों को, उसी देश के नागरिकों को देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी यदि उस देश में भारतीयों के लिए देशीकरण का प्रावधान है, देशीकरण का प्रावधान है, यानी सबको नहीं मिलेगा। यदि उस देश में भारतीयों को नेचुरलाइजेशन के माध्यम से यदि नागरिकता मिलती है, यानी वहाँ भारतीय कोई वहाँ के संविधान में विश्वास करेगा, वहाँ के राष्ट्रगान और गीत को याद रखेगा, उसमें वहाँ के संस्कृति समाज, वहाँ की कानून में कोई भी भारतीय जो होंगे वो आस्था रखेगा, साथ ही साथ वहाँ की जो भी भाषा होगी उस भाषा का ज्ञान रखेगा। तो यदि कोई भारतीयों को वहाँ पर ऐसे अधिकार के माध्यम से यदि नागरिकता मिलेगी तो भारत भी वैसे ही देश के नागरिकों को भारत में नागरिकता देगी। यह हमारा चैलेंज है। आई थिंक समझ में आ गया, क्लियर हुआ या नहीं? तो ये हमारा कहता है नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण। अब होता है हमारा, जैसे कि हमने बताया कि किसी देश के जो भूभाग होते हैं उस क्षेत्रों को यदि आप अर्जन करते हैं, भूमि अर्जन, तो ये देखो ओरल समझाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलते हैं कि 1961 में भारत जो था गोवा को अपने में मिला लिया, जैसे 1975 में 74-75 में देखो हमने सिक्किम को भारत में मिला लिया।
तो जैसे ही हमने सिक्किम को मिलाया, हमने गोवा को मिलाया, तो भारत के जैसे जमीन का भूभाग हमने उसको माना, तो वहाँ की जो भी जनसंख्या तो वो भी भारत के नागरिक हो गए। तो किसी आज मान लो कि हम बलूचिस्तान को भारत में मिला लें, आज या कल हम पूरा पूरा लाहौर पर कब्जा कर लें और लाहौर को यदि भारत के अंग मान लें, तो याद रखना कि लाहौर के जो भी जनसंख्या है वो भारतीय हो जाएगा इस आधार पर, क्योंकि वहाँ के जमीन भूभाग को हमने अर्जन किया है। लेकिन कौन होगा और नहीं होगा इस पर भी सरकार फैसला कर सकती है, क्योंकि हैं तो पाकिस्तान के लोग आतंकवाद है ना। तो ऐसे सेंस में भारत सरकार, हमारी जो संसद होगी, वैसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं और उन क्षेत्रों को यदि भारत ने एक्वायर किया है, तो वहाँ की जनसंख्या भारत के नागरिक होगा या नहीं होगा, इस पर हमारी संसद इसमें संशोधन कर सकती है, विचार प्रकट कर सकती है। इज इट क्लियर? बोलो बाबू लोग, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब होता है कि भारत से नागरिकता आपको खत्म कैसे होगी, तो नागरिकता प्राप्त हो गया। देखो, भारत से नागरिकता आपकी समाप्त भी होगी, यानी भारतीय नागरिकता समाप्त की कर देते हैं, खत्म हो जाएगी। यानी भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होंगे? तो देखो, भारत के नागरिकता आपको जो मिला है या भारत के नागरिकता जो आपने ले लिया है, रिसीव किया है, कभी भी आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, और ये वंचित में हमारा क्या है? पहला होता है हमारा परित्याग। ठीक है, तो पहला हमारा परित्याग होगा। परित्याग का मतलब होता है रिनंसिएशन। अंग्रेजी में आ जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे अंग्रेजी मीडियम के भी हैं। तो पहला हमारा होता है परित्याग यानी रिनंसिएशन। दूसरा जो होता है पर्यावसान होता है। ये पर्यावसान जो होता है, इसका अंग्रेजी बाबू लोग होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन। और अंतिम जो होगा वो हम आपको छीन लेंगे, मतलब वंचित किया जाना, डिप्राइवेशन। वंचित किया जाना यानी डिप्राइवेशन। यानी ये तीन तरीका से आपकी नागरिकता जो होगी, ये तीन तरीका से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। पहला परित्याग का मतलब क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि आपको इंग्लैंड की नागरिकता अच्छी लगी, और जैसे ही आपने इंग्लैंड की नागरिकता अच्छी लगी तो आपने घोषणा कर दिया कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ता हूँ। दिस इज कॉल्ड रिनंसिएट कर दिया। पर्यावसन का मतलब कि जैसे ही आपने, यानी टर्मिनेट का मतलब जैसे ही आपने दुनिया के किसी देशों की नागरिकता को एडॉप्ट किया, वैसे भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो गई। दिस इज कॉल्ड प्रवासन। वंचित कब से होगा? वंचित में दो चीज होंगे। वंचित में एक आपका होगा यदि आपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिकता लिया है, ध्यान देना, और या आप कह सकते हैं नेचुरलाइजेशन के द्वारा आपने भारत की नागरिकता स्वीकार किया है। तो वंचित किए जाना मतलब हुआ कि यदि मान लिया जाए कि आप कोई हमारा शत्रु देश है, तो शत्रु देश के साथ आप मैसेज कर रहे हैं, उससे मिले हुए हैं, देश में युद्ध के काल में कह सकते हैं, युद्ध के समय में आप शत्रु देश को मदद कर रहे हैं, आप देश के संविधान जो है वो संविधान को मान नहीं रहे हैं, यदि देश की राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो होता है इसको आप मान नहीं रहे हैं, यदि कह सकते हैं कि देश की कानून जो होती है कानून को नहीं मान रहे हैं, या आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया था, कागजात दिया था, डॉक्यूमेंट आपने फेक दिया था और फेक दे करके भारत की नागरिकता को आपने ले लिया था, यानी आपने मेरे साथ गलत किए हो, तो ये सभी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता से डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा। तो मेन दो चीज याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता लिया है, कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत की नागरिकता लिया है और आगे चल के उसके बारे में पता है, या कह सकते हैं कि आपने भारत की नागरिकता लिया और 5 साल या उससे अधिक के लिए आपको दुनिया के किसी भी कोर्ट में आपको मुजरिम ठहरा दिया या आपको दोषी करार दे दिया, तो ऐसे परिस्थिति में भी भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। समझ आ गया? क्लियर और नॉट?
तो ये था हमारा मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो ये हमारी भारत की नागरिकता थी। अब इसमें थोड़ा सा अगले टॉपिक में हम बता देंगे, जैसे इसमें एनआरआई होता है। तो हमारे भारत में 9 जनवरी को, ध्यान देना, हमारे भारत में 9 जनवरी को हमारे यहाँ एनआरआई दिवस मनाया जाता है। एनआरआई दिवस 9 जनवरी को मनाया, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे, और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम 9 जनवरी को एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंशियल जो इंडियन होता है, जिसे आप प्रवासी भारतीय बोलते हैं, तो हमारे यहाँ प्रवासी जो भारतीय होता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस हम प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई? तो ये आपका आज का जो टॉपिक था, ये भारतीय नागरिकता आपकी रही, और नागरिकता 5 तरह से हम लेंगे, 3 तरह से नागरिकता जाएगी। तो इसमें हुआ कि यदि आपने किसी देश की नागरिकता जैसे आपने स्वीकार करके घोषणा कर दिया कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ता हूं, दिस को रिनंसिएशन। आपने जैसे किसी देश की नागरिकता स्वीकार किया, भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो गई, दिस इज टर्मिनेशन। और यदि आप रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता लिया, लेकिन आपने गलत कागज दिया था, गलत इंफॉर्मेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता लिए, भारत के संविधान को आप नहीं मानते, देश के हमारे कानून को नहीं मानते, युद्ध के समय दुश्मन राष्ट्र की आप मदद करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको देश की नागरिकता छीन ली जाएगी, वंचित कर दी जाएगी। तो ये 3 तरह से हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाती। सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? अगले क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्लियर हो गया? तो आज का सेवा हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे और आगे की बात करते रहेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोला जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वी विल सी टुमारो। कल हम लोग करेंट अफेयर के साथ इंडियन पॉलिटी में भी मिलने वाले हैं।